महापर्व के पहले चरण का समापन आज हो गया है। देश में 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए। लेकिन उम्मीद से कम इस बार मतदाताओं ने घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही साथ लगता है कि गर्मी का भी कुछ खास असर मतदाताओं पर देखने को मिला है, ये भी एक बाधा बनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दलों की तरफ से फिर भी दावे और वादे लगातार जारी हैं। अपने अपने दावे राजनीतिक दल की तरफ से किए जा रहे हैं और इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले इन राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। का लॉ समाप्त होने जा रहा है। ऐसे भी इस बार पहली चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है और अगले चरण में वो बुझ जाएगा और मैदान छोड़ के भाग जाएगा। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। वो जानकारी इस बात को तय जरूर करती है कि चारों की चारों सीट हम लोग बड़े अंतर से, मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, हम लोग बड़े अंतर से इस बार 40 सीटें जो जीतेंगे उसमें विनिंग मार्जिन जो होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीतेंगे। हाँ वो करने दीजिए। भाजपा तो दुनिया की सब सीट जीत जाएगी। दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है ना तो वहाँ मोदी जी प्रचार करते हैं। ट्रम्प को हरवा दिए, इजराइल वाले प्रधानमंत्री को भी हरवा दिए। वही स्थिति है, इस बार अपने आप को हरवाएंगे। तो राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं और उन दावों को आपने भी सुना है। तो आज इस बहस में वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बहस की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ हैं और इसके अलावा देव ज्योति प्रवक्ता वीआईपी से भी हमारे साथ हैं। तो इस बहस की शुरुआत हम करेंगे आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान से। सारिका जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज मतदाताओं ने जब अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो आपकी झोली को मतों से भर दिया? देखिए, इस बार चुनाव का मुद्दा 2 रहा है। एक तरफ जहां पे मुद्दा था रोजगार, वहीं दूसरी तरफ मुद्दा था जुमलेबाजी। और लोगों ने चुना पहले यानी कि रोजगार को चुना, क्योंकि निश्चित रूप से रोजगार ही आज हर एक घर में चाहिए। जिस तरीके से बेरोजगारी जो है वो पूरे देशव्यापी चरम सीमा पे है, महंगाई है, जिस तरीके से महिलाओं पे हो रहे अत्याचार है, ऐसे मुद्दे थे ना जिसको लेकर के बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है। और बिहार के पहले चरण में 4 जगहों की जो चुनाव आज 19 तारीख को हुई, जिसमें कि गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद था, जहां पूर्ण बहुमत जो है बिहार की जनता ने महागठबंधन के प्रत्याशियों को दिया है। या इसमें तो कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। जो प्रतिशत जो भी रही वोट की वो लोग थे ना जिन्होंने आज महागठबंधन के पक्ष में जाकर के वोट किया है। क्योंकि पिछले बार जो 10 सालों से जो केंद्र के सत्ता में काबिज सरकार है, उन्होंने बिहार वासियों को जुमले के अलावा तो कुछ दिया नहीं। हमेशा उन्होंने झूठ कहा भाई कि आपको विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, आपको रोजगार दे देंगे। 2 करोड़ रोजगार का वादा इन्हीं लोगों ने किया था पिछले मैनिफेस्टो में, पिछले 2 मैनिफेस्टो में। आपके वादों पर आज मतदाताओं ने भरोसा जताया होगा। हमारे साथ अभिषेक झा भी मौजूद हैं, जेडीयू प्रवक्ता, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? इनका कहना है कि आपकी तरफ से झूठे वादे किए गए थे। अब सारिका जी तो अपनी पार्टी के पक्ष को रख रही हैं, क्या कहेंगे कि हम हार रहे हैं? देखिए, इंटरनल सर्वे हम लोगों का भी होता है, जनता के बीच हमारे भी लोग रहते हैं। आज इनके पास चुनौती हार और जीत की नहीं थी। मैं बहुत मार्केबल बात आपके सामने रख रहा हूं कि इनके पास एकदम चुनौती नहीं थी कि ये जीते। इनके पास एक ही चुनौती है कि इनके उम्मीदवार अगर इन 4 सीटों पर अपनी जमानत बचा लेते हैं तो बड़ी उपलब्धि होगी। ये बता पाएंगे कि हाँ, विपक्ष भी राजनीतिक रूप से बिहार में जिंदा है।
भाई 4 सीटें हैं, चारों सीटों पर हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके सामने इनके उम्मीदवार कहीं टिकते ही नहीं है। आपने देखा है ना किस तरह का दृश्य सामने आया है जमुई से, किस तरह प्रायोजित तरीके से। सारिका जी को भी इस बात को कंडेम करना चाहिए भाई। जिस तरह से आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवारजनों के विषय में बातें कही जाती हैं, गया में क्या सब होता है आप लोग देखते हैं। मतलब चुनाव में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए येन केन प्रकारेण हर हथकंडा इन लोगों ने अपनाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहली जीत, पहली लीड एनडीए ने बिहार में ले ली है। और आधी लड़ाई तो मनोबल से जीत ली जाती है। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल, हमारे प्रत्याशियों का मनोबल पहले से ही बहुत ऊंचा था और बहुत बेहतर तरीके से हमने चुनाव लड़ा है। चारों सीटों पर हम जीत रहे हैं। और चूंकि महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा, दावा क्यों ना करे शुभी, समझना जरूरी है। इनके जो कार्यकर्ता हैं वो पहले ही चरण में हतोत्साहित हो चुके हैं और इनको लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। अब तो भाई 7 चरण है टोटल चुनाव, 6 चरण बाकी है। चलिए अभिषेक जी, आपके और भी वादों को, आपके और भी दावों को हम सुनेंगे, क्योंकि दावे तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी बहुत कुछ बता रहा है कि आखिर क्यों ये जो मतदाता हैं वो घर से कम निकले, ज्यादा मतदाताओं ने आज वोट नहीं किया। ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कुछ एक्सपर्ट से, लेकिन इससे पहले हम देव ज्योति प्रवक्ता जो इस वक्त हमारे साथ वीआईपी से मौजूद हैं उनका रुख कर लेते हैं। देव ज्योति जी, आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव और आपके जो नेता हैं मुकेश सहनी, उन दोनों ने मिलकर ही जनसभाओं को संबोधित किया, मछली भात खाते हुए फोटो भी शेयर की, वीडियो भी शेयर की, क्या उसका असर जनता पर हुआ होगा? देखिए 2004 का जो फील गुड करा रही थी भारतीय जनता पार्टी 2004 में, और 2004 में जिस तरह से यूपीए सरकार फुल बहुमत में आई, उसी तरह उससे ज़्यादा जो है ये 2024 का लहर है। जनता ने 10 साल आपको दिया, आज प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा बिहार का कोई जनता देखने के लिए तैयार नहीं है, कहीं उत्साहित नहीं है लोग जाके वहाँ वोट दे, या कोई एक उत्साह से जिस तरह से 2014 में 2019 में जिस तरह से वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलाबाजी करके 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, वो सब कुछ नहीं हुआ, जीरो में चला गया। आज के दिन में लोग चेहरा नहीं देखना चाह रहा है कि किस तरह से है, कोई उत्साह नहीं है। लेकिन जो भी उत्साह है आज के दिन में महागठबंधन के हमारे वोटर है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, नेता विरोधी दल हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, और हमारे जो घटक दल के लोग जिसमें हमारे गठबंधन में मजबूत है, वो आज के दिन में इंटैक्ट है। वो जो मजबूती जो आपको वोटिंग हुआ, जिस तरह से आप 4 जून को जब जिन निकलेगा उसमें लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को, इस महागठबंधन का जो हम लोग का जो ताकत है, हम लोग बीजेपी को धूल चटाएंगे। तो हमारे साथ और भी कुछ गेस्ट हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सारिका पासवान जी, लगातार गारंटी की बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बार बार गारंटी की चर्चा की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि हमारी गारंटी 2047 तक की गारंटी है और इसका असर जनता पर भी जरूर होगा, हमारी गारंटी पर भरोसा जनता जरूर करेगी। देखिए सुबह जी, भरोसा तो जनता तब करती है ना जब 10 सालों की आपके शासनकाल में देश की जनता को ये यकीन होता है कि आपके पास कोई गारंटी भी है। तो गारंटी तो है, इस सरकार के पास गारंटी यही है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, महिलाओं पे हो रही है बलात्कार, हत्याओं जैसी घटनाएं चरम सीमा पे है, किस तरीके से आज लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, इसकी गारंटी बिल्कुल। अभी आप देखिए जिस तरीके से हमारे संविधान को ये बदलाव करके खत्म कर देना चाहते हैं, आरक्षण की समाप्ति की गारंटी है। तो ऐसे मुद्दों पे पूरी देश जो है ना एकजुट है और पूरी देश चाह रही है कि इस निरंकारी सत्ता से छुटकारा चाहिए, क्योंकि हो गया, बहुत हो गया, आपने बहुत झूठ बोल लिए, आपके सारे वादे जो है वो झूठे रह गए, आपने भाई 4 लोगों के हाथ में पूरी देश की संपत्ति आपने बेच दी और आप कह रहे हैं कि गारंटी है। भाई किस बात की गारंटी है? सारी गारंटियों पे आप फेल हुए हैं। 2 मैनिफेस्टो की अगर मैं बात करूं सुबी जी, अगर आप निकाल लें, आपके पास जरूर होगा डेटा कि दोनों मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की पार्टियों ने सिर्फ झूठ बोला है, झूठ के अलावा इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। तो आज देश की जनता को वो झूठ पुनः नहीं चाहिए, वो दोहराना नहीं चाहती है सत्ता को दोबारा। इसलिए देश की पूरी जनता जो है ना, इस बार 2024 में जो भाजपा छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से होकर के रहेगी। अब तो मैं तो कहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, जो वो पहले कहा करते थे कि मेरा क्या है भाई, मैं तो एक पोटली बांध के आया हूं, तो मुझे लगता है ये सही समय है 2024 में
अब नरेंद्र मोदी जी को वाकई में पोटली अपने बांध करके उन्हें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। अब पूरी देश की जनता जो है ना इन त्रासदी से अब अपने आप को उबारना चाहती है और उस सरकार को वो चुनना चाहती है जिस सरकार ने हमेशा से उनके लिए काम किया है। आजादी के बाद से आज तक देखिए ना, क्या जब 10 सालों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कितने फैक्ट्रीज लगाई, कितनी कंपनियां लगाई, भाई बेचा ही तो है। जो था उसको आपने बेच दिया। कहते वो कपूत जो होता है ना, वो बेटा वो क्या करता है, अपने बाप दादा की संपत्ति को बेच देता है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल उसी कपूत संतान की तरह उन्होंने परिचय दिया है और देश के संसाधनों को, संपत्ति को बेच करके वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के हाथ में देश की पूरी संपत्ति को रखना चाहते हैं, जिससे मुझे लगता है कि तो अभिषेक जी हमारे साथ लगातार हैं, जेडीयू प्रवक्ता बने हुए। अभिषेक जी, आप इनकी बातों को सुन रहे होंगे, बार बार इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि देश की संपत्तियों को बेचा गया और ये काम गारंटी का तो नहीं हो सकता है और जनता इस पर अब गारंटी की बात को हम छोड़ दें, क्योंकि गारंटी अब कहीं नहीं नजर आ रही है। देखिए 3 फेज हैं, एक है प्री इलेक्शन फेज, एक है ड्यूरिंग इलेक्शन फेज और उसके बाद पोस्ट इलेक्शन फेज आएगा। विपक्ष के लोगों की बातें सुनते सुनते, स्क्रिप्ट सुनते सुनते, एक ही स्क्रिप्ट हमारे भी कान पक गए हैं। एक ही धर्रा है, एक ही विचारधारा पर बोलते रहना है। यह भी तो जरा सोचिए कि अगर जनता को मोदी जी की गारंटी पसंद नहीं आती, अगर जनता को एनडीए की जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश में हो कि देश में हो, विकासवादी सोच नजर नहीं आती, तो बार बार मोहर क्यों लगती? विभिन्न प्रदेशों में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इंडिया अलायंस वाले को मुंह की खानी पड़ती है। पलटी तो नहीं मारते। मुद्दा यही है कि इनके पास एक ही स्क्रिप्ट है और वही स्क्रिप्ट पढ़ते रहिए। देखिए राजद के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एक और चैलेंज, सारिका जी सुनिए, एक और चैलेंज है, शून्य से एक होकर दिखाइए, शून्य से एक होकर दिखाइए। सारिका जी, अगर आप अपनी बात को थोड़ी अस्थिरता से रखेंगे तो हम भी सुन पाएंगे और 4000 सीट जीत के इनको देंगे। देखिए आपने बेचैनी को देख, राजद के पास है कि शून्य से एक भी आगे कैसे बढ़े, ये चैलेंज है। प्रतिस्पर्धा रहेगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में कि किसका खाता खुलता है। बिहार में पिछली बार 20 सीटों पर खाता तो खोला नहीं, इस बार 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम दावे के साथ बता सकते हैं, कितने भी आयातित उम्मीदवार हमारे यहां से ले लें या कहीं से ले लें, एक भी सीट पर इनका खाता नहीं खुलने वाला है। फिर जो नतीजा है वो 0 सन्नाटा ही होने वाला है। तो इनको बोलने दीजिए, इनके लिए वही स्क्रिप्ट है। भाई जो लोग इस पद्धति संस्कृति के रहे हैं कि नौकरियां देंगे तो जमीनें लेंगे, वो लोग भी आज रोजगार पर बात करते हैं। जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वो भी भ्रष्टाचार मिटाओ की बात करते हैं। चलिए अभिषेक जी, आरोप प्रत्यारोप की बातें तो चलती रहेगी, ये चुनाव तक चलता रहेगा। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिरंजन जी, अगर आज के वोट प्रतिशत की बात करें तो बिहार में 46% ही वोट प्रतिशत रहा 4 लोकसभा सीटों का। पिछली दफा से ये कम बताया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है, क्या आकलन हम कर सकते हैं, क्या वजह रही? क्या मात्र एक मौसम का मिजाज ही एक वजह हो सकती है या इसके अलावा भी? बिल्कुल, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, मौसम कोई कारण नहीं हो सकता है। आप जानती हैं कि हर बार जो है चुनाव अप्रैल मई में ही हो रहे हैं पिछले कई दशकों से, और इसी मौसम में जो है लोग निकलकर मतदान करते रहे हैं। 2019 में भी तो अप्रैल मई के अंदर ही मतदान हुआ था, उस वक्त क्यों 54% के आसपास मतदान था इन 4 सीटों पे, आज क्यों 48% हुआ है? देखिए इसका सीधा सा कारण है कि बिहार की राजनीति बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। बिहार की राजनीति अत्यंत ही निराशाजनक मोड़ पर खड़ी है। बिहार की राजनीति ने पिछले 35 वर्षों में, खास करके मैं 70 वर्षों 75 वर्षों की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वो दौर नहीं देखा है, लेकिन जो पिछला 35 साल मैंने बारीकी से देखा है, मैं उस पिछले 35 साल की बात कर सकता हूं कि बिहार की राजनीति ने बिहार के मतदाताओं को, नागरिकों को बुरी तरह से निराश किया है। आज बिहार में देखिए 2 तरह के मतदान है। आप मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात करती हैं, मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? बिहार में 2 तरह के लोग हैं, एक बिहारी वो है जो बिहार से बाहर रहने के लिए मजबूर है। चलिए अभिरंजन जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, नीतीश कुमार का कल चुनावी दौरा है। कटिहार और पूर्णिया में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए थे, प्रचार में नहीं भेजे जाने का आरोप लगाया था और बीजेपी की रैली में नहीं बुलाने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर, नीतीश कुमार का कल चुनावी दौरा। तो इस खबर पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट अभी मौजूद ही हैं।
सारिका जी, ये आरोप लगाया गया था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मौजूद नहीं नजर आ रहे हैं और देखिए अब कल उनकी चुनावी जनसभा है। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। सारिका जी, अभिषेक झा, देवज्योति, विनीत जी बार बार आते हैं पैनल में, एक ही मुद्दे पर ये लोग बातें करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, इनका काम है, इनको आप पूरा फुटेज दीजिए। मुझे इनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना है, लेकिन अगर वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से आपने मुझे बुलाया है तो मुझे कृपया मेरी बात कंप्लीट करने दें। आप अगर एक बड़ा सवाल उठा रही हैं तो उस बड़े सवाल पर चर्चा किए बिना नीतीश जी कल रैली करेंगे, ये एक बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन बिहार में 48% मतदान क्यों हो रहा है? बिहार के अंदर नागरिकों अभिरंजन जी, इन विषयों पर ही बातचीत करने तो आज इस बहस में हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ बड़ी जानकारी आती है तो हमारा कर्तव्य है कि उसे हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रोज रैलियां करते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव रोज रैलियां करते हैं। उनकी रैलियों से ज्यादा बड़ी बात यह है कि बिहार के नागरिकों का इंटरेस्ट क्यों कम होता जा रहा है। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मुझे लेने दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सारिका जी। जी बिल्कुल सुबी जी, देखिए ये राजनीतिक दलों के हाथ में खेलेगा। अगर में भी आपके चैनल पे ही कहा था ये 48% ही मतदान होगा। अगले 5 साल के बाद जब 2029 में हम लोग बात कर रहे होंगे, 43% मतदान होगा बिहार में, क्योंकि बिहार की 30% आबादी बिहार से बाहर रहती है। हम कितनी भी जागरूकता फैला लें, वो तो मतदान करने के लिए। अभिरंजन जी, हम इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से सभी लोग बिहार छोड़कर जाते हैं और इस वक्त जब मतदाताओं की जरूरत होती है, जब उन्हें अपने अधिकार का प्रयोग करना होता है, तो वो बिहार में मौजूद ही नहीं होते। इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आज जुड़े आपसे। थोड़ा स्थिर रहें और इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। इस लोकतंत्र के अंदर नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। केवल जनता के ऊपर और जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती है। आज जनता को मजबूर कर दिया गया है इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने आप को। चलिए अभिरंजन जी, हमने आपकी बातों को सुन लिया। जाहिर सी बात है, जागरूकता के अलावा बदलाव लाने भी जरूरी है। आएंगे आपके पास, आप अपनी बातों को जरूर रखिएगा। पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे कि क्या वजह रही है, लेकिन इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी सी प्रतिक्रिया सारिका पासवान जी की। नहीं सुबी जी, अभिरंजन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं भी उससे इत्तेफाक रखती हूँ कि पलायन एक बहुत बड़ा विषय है और उसी पलायन को रोकने के लिए एकमात्र जो उपाय और जरिया है वो है लोगों को रोजगार देना। जो मुझे लगता है कि 17 महीने में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने महज 17 महीने में 5.5 लाख नौकरियां दी। मुझे लगता है कि जब ये इस तरीके से नौकरियां मिलने लगेंगी तो निश्चित रूप से पलायन भी रुकेगा, तो वो समस्या भी समाप्त होगी। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री जी अभी कल से रैलियों में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, हमें तो खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी पुनः अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाने को उनको मिलेगा। बस विनती है कि वो जिस तरीके से हर मंच पे जाके कह रहे हैं कि 4000 सीटें वो दिलवाएंगे एनडीए को, वो ना। अरे आपके सुनील जी कह रहे थे कि रोहिणी आचार्य जी को हरवा देंगे। चलिए सारिका जी, आपकी बातों को हम सुन चुके हैं। अब हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह भी है, प्रवक्ता एलजेपीआर, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। आप सारिका जी की बातों को सुन पा रहे होंगे, लगातार बहुत सारे आरोप भी उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? शिव जी, थैंक यू सो मच। 18 मिनट के बाद आप मेरे पास आए हैं। मुझे लगा कि शायद मैं दिख ही नहीं रहा हूं, 6 फीट 2 इंच का आदमी। लेकिन चलिए फिर से एक बार शुक्रिया मैं कह देता हूं आपको। मैं प्लीज 2 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए क्योंकि मेरा भी बात रखने का अधिकार है। अभी वीआईपी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि इस बार जिन निकलेगा। स्वाभाविक है भाई, चिराग को रगड़िएगा तभी ना जिन निकलेगा। चिराग किधर है? एनडीए में है। अभी सारिका पासवान जी क्या कह रहे थे कि जो सपूत तो का धन संचय, जो कपूत तो का धन संचय। भाई हमारे पास सपूत है इसलिए हम धन संचय नहीं करते हैं। आपकी तरह जॉब फॉर लैंड, लैंड फॉर जॉब, चारा घोटाला में पोटली नहीं बांधते हैं। और ये की पार्टी को तो बचाने 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। देखिए सारिका जी, आप रुकिए जरा, उनको अपनी बातों को पूरा करने दीजिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। सारिका जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, उनकी बातों को जरा पूरा करने दीजिए। जी विनीत जी, हमें बोलने नहीं आता है क्या? ये महिला के सम्मान की बात कर रही थी। मणिपुर के बारे में बोल बोल के लोग गला बैठाता है लोग। जब संदेश खली की बात होती है तो गोंद पी के बैठ जाता है लोग। जिस
छोटे भाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई का दर्जा देते हैं, उसके सामने कोई हमारी माता को गाली देता है, ये कुछ नहीं बात करती हैं। और ये बात करेंगे महिला की। तो चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव तक लगातार जारी रहेगा। अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रवक्ताओं के दावे आप भी सुन रहे हैं। और मतदान प्रतिशत की हम बात करें तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। मूल कारण भी आपने जाना, पलायन भी एक मुख्य वजह हो सकती है जिसकी वजह से बिहार की जनता आज अपने प्रदेश में मौजूद नहीं है और अपने लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। समय का अभाव है और इसीलिए इस बहस को हम यहीं पर रोकते हैं और भी चर्चा करेंगे। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पहुंचाने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। तमाम जिलाधिकारियों से, निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है कि जो भी वोटर हैं उन्हें घर से बूथ तक ले जाने के लिए तमाम इंतजाम किया जाए। और कहीं ना कहीं जो स्वीप है या अन्य जो तरीके हैं जागरूकता को लेकर, वो लगातार अभियान चलाए गए हैं। तो आज पहले फेज का चुनाव है और बता दें आपको, दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार सामने आ रहा है। और इस वक्त देखिए कि अपर निर्वाचन पदाधिकारी जो है खुद आंकड़े को कंपाइल करने में जुटे हुए हैं। इसके बाद दोपहर 3 बजे आंकड़े आएंगे। तो चलिए एक बार फिर से तस्वीर कुछ देख लेते हैं। और ये तस्वीर है कुछ वीवीआईपीज़ की जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, रजनीकांत जो बड़े सुपरस्टार और इनका एक अपना क्रेज देखिए, कई वीवीआईपी जो ये अपना वोट कास्ट करके मतदान केंद्र से निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सर्बानंद सोनोवाल की तस्वीर, केंद्रीय मंत्री, तो कई ऐसे मंत्री हैं, पूर्व सीएम है, वो अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कमलनाथ जो पूर्व सीएम एमपी के रहे हैं वो भी अपना वोट कास्ट करके जो साइन है वो दिखा रहे हैं कि हमने वोट कर दिया है और आपने क्या वोट नहीं किया है तो आप पहुंचिए मतदान केंद्र पर और अपना वोट कास्ट कीजिए। तस्वीर सीएम तमिलनाडु की दिखा रहे हैं जहां देखिए एमके स्टालिन पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए सीएम राजस्थान भजन लाल शर्मा भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद से पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अपना वोट दे रहे हैं। तो ये वो वीवीआईपी की तस्वीर है। और साथ ही देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, 11 में 30.40% अब तक वोटिंग हुई है। जमुई की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 34.25% वोटिंग हुई है। नवादा की अगर बात करें तो 27% के करीब वोटिंग हुई है। और उसके बाद से बिहार में 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत क्या है। और एक सीट की बात कर लेते हैं, औरंगाबाद 29.60% 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, 20 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से जो सामने आई है ये तस्वीर है। और इसके बाद से मिजोरम की ये तस्वीर है, लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर, कवरेज आप देख पा रहे हैं। और देखिए ये भी तस्वीर एक सामने आई है, अलग अलग राज्यों की जो तस्वीरें, 102 सीटें हैं लोकसभा की जिस पर आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। बस्तर छत्तीसगढ़, जयपुर, इसके साथ साथ शिलोंग मेघालय, अगरतला त्रिपुरा की तस्वीर देखिए, नवादा बिहार की तस्वीर देखिए। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर 4 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो ये पूरी सीटें हैं और पूरी तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरे देश भर है 102 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर मतदान को लेकर के उत्साह किस तरीके से चरम पर नजर आ रहा है। लोग लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए और कई जो वीवीआईपी है वो भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड देखिए, ये भी वोट उन्होंने डाला है। कूच बिहार बंगाल की तस्वीर, बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इसके साथ साथ तस्वीर देखिए लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी मतदान कराया जा रहा है, पुडुचेरी। और इसके साथ साथ कोहिमा नागालैंड की तस्वीर है और ये महिला की तस्वीर है। महिलाओं की भी लंबी जो कतार है, लंबी जो लाइन है वो नजर आ रही है। और ये देखिए दूल्हा और दुल्हन नजर आ रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। तो ये तस्वीरें जो हैं वो पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब इस साइड आते हैं तो इधर भी आप देखेंगे जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में भी पूरी तैयारी जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर मतदाता काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपना वोट डाल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बस्तर छत्तीसगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर, यहाँ शिलोंग की तस्वीर। और एक एक तस्वीर जो है वो इस बात को बयां कर रही है किस तरीके से, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स, और फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर बात करें तो लगातार अपील भी की जाती रही और फर्स्ट टाइम वोटर्स में काफी उत्साह भी नजर आता है कि पहले
पहली बार वो वोट देने के लिए जा रहे होते हैं और उनका उत्साह यही होता है कि किस तरीके से हमें वोट देना है, एक अच्छी सरकार बनानी है और नई दिशा जो है वो देश को देनी है। और उसी की तस्वीरें जो है बयां कर रही है, किस तरीके से पूरी तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और वो तस्वीर बता रही है कि किस तरीके का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो। और उसकी तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो पोलिंग अफसर है उनकी भी बड़ी ड्यूटी हो जाती है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो मतदाता जो पहुंचते हैं उनका वो मतदान कराए। और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, गया में 30.40% मतदान, जमुई की बात करें तो 34%। और ये जो मतदान प्रतिशत है ये 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। तो जो मतदान प्रतिशत अब सामने आ रहा है वो बता रहा है कि अब मतदाताओं में उत्साह ज्यादा बढ़ा है जैसे जैसे दिन चढ़ा है। हालांकि इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि गर्मी ज्यादा है, इस बीच लोग पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार में 1 बजे तक की मतदान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में 1 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत गया में 30.40% वोटिंग जो है वो हुई है। इसके साथ साथ जमुई में 34.24% है, नवादा में 27.23% वोटिंग हुई है। यानी कि जिस वोटिंग प्रतिशत का वोटिंग प्रतिशत सामने आया, जो 11 बजे का है उससे कहीं ज्यादा वोटिंग प्रतिशत 1 बजे का सामने। और इस बीच बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह 24 में बीजेपी कह रही है, वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बिहार से इस बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम, और उसके बाद जब 4 तारीख होगी आपके सामने तो उस वक्त सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस बीच देखिए बिहार में 1 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुके हैं। गया में 30% से ज्यादा वोटिंग, जमुई में सबसे ज्यादा 34.27, नवादा में 27.23%। तो 4 लोकसभा सीटें बिहार की, जिनमें आज सुबह 7 बजे से ही लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर जमुई सबसे बेहतर स्थिति में नजर आता है। हालांकि 9 बजे के बाद अब जो ये आंकड़े सामने आए हैं वो थोड़े बेहतर हुए हैं और ये माना जा रहा है कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में बहुत सारे लोगों की जरूरत जो ये होती है कि वो ये सोचकर चलते हैं कि भाई या तो सुबह में चले जाएं वोट करने के लिए या फिर शाम में जाएं। इस वक्त देखिए ये वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। गया में 30.40% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। ये आंकड़े 1 बजे तक के हैं। 1 बजे तक का मतदान। जमुई में 34.25% लोगों ने अभी तक अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब जरा देखते चलिए, जमुई के बाद नवादा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 27.23% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। औरंगाबाद की भी बात करेंगे क्योंकि औरंगाबाद में सबसे कम अभी तक वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई थी। तो बिहार में 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और गया से शुरुआत करते हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, सुरक्षित सीट भी है। नवादा में 27.23% लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किया। हालांकि औरंगाबाद की एक जो लोकसभा की सीट है वहां के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। क्या वो संख्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, 3 जो लोकसभा सीटें हैं उसकी संख्या तो दिख रही है वोटिंग प्रतिशत की, लेकिन औरंगाबाद इसमें मिसिंग है। औरंगाबाद को लेकर क्या अभी कैलकुलेशन चल रहा है? देखिए, निर्वाचन विभाग में जो अधिकारी हैं वो आंकड़े को कंपाइल करने में जुटे हुए हैं। अभी 3 लोकसभा क्षेत्र के जो आंकड़े हैं अभी सामने हैं। सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है जमुई में 34.25, इसके साथ साथ गया में भी 30.40 जो है वोटिंग परसेंटेज है। नवादा में 27.23 है। यानी औरंगाबाद का कुछ ही पल में जो है जो अधिकारी हैं कंपाइल करके आंकड़े को जो है जारी करेंगे। दोपहर 1 बजे का वोटिंग परसेंटेज है। हालांकि परसेंटेज जो है वो पिछले चुनाव की तुलना में कहां तक बढ़ा है ये हम बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं निर्वाचन विभाग के वो खुद जो है वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। तमाम जिलाधिकारियों से, निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है कि जो भी वोटर हैं उन्हें घर से बूथ तक ले जाने के लिए तमाम इंतजाम किया जाए और कहीं ना कहीं जो स्वीप है या अन्य जो तरीके हैं जागरूकता को लेकर वो लगातार अभियान चलाए गए हैं। तो आज पहले फेज का चुनाव है और बता दें आपको दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार सामने आ रहा है। और इस वक्त देखिए कि और समय की बचत